अगर कल ही ऑपरेशन सिंदूर जैसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाए तो जितनी भी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये क्या करेंगी? कुछ कंट्रीज तो शायद नेचुरल रहे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले, लेकिन एक कंट्री ऐसी है जो हिस्टोरिकली बार बार इंडिया के साथ हमेशा खड़ी रही है, वो है रशिया। आज भी इंडियन आर्मी के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, टैंक सिस्टम, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया से ही इंपोर्ट होता है। लेकिन सवाल ये है कि रशिया इंडिया को सपोर्ट क्यों करता है? कोई फ्रेंडशिप है, जहाँ कोई स्ट्रेटजी, जहाँ कोई ऐसा हिडन रीजन जिसको न्यूज पर छुपाया जाता है? इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में इतनी पावरफुल क्यों है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है, अगर कल ही इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी भी कंट्री के साथ फाइट करनी पड़े तो इंडिया किस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा रिलायबल रहेगा? आंसर है रशिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट्स का हिस्टोरिकली 30 से 60% हिस्सा रशिया से ही आता है। एग्जाम्पल देखो, इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन सुकोवी 30 फाइटर जेट, इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक T-72 और T-90, इंडियन नेवी के पास रशियन न्यूक्लियर सबमरीन और इंडिया का सबसे बड़ा एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल। ये सारा डिफेंस सिस्टम इंडिया रशिया से ही इंपोर्ट करता है। 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ 5.5 बिलियन डील साइन की S-400 मिसाइल्स की, जिसका एयर डिफेंस तो इतना पावरफुल है कि वो एनिमी के एयरक्राफ्ट्स को 400 किलोमीटर के दायरे तक भी डिटेक्ट कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्लियरली देख लिया, कैसे इंडिया के S-400 ने पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स को डिटेक्ट किया, उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। रशिया दुनिया के उन कंट्रीज में आता है जिन्होंने इंडिया को अपने न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया है। कोई भी कंट्री अपने डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी का एक्सेस ऐसे नहीं किसी भी कंट्री को दे देता। मतलब सिंपल है, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर उनका डिफेंस कॉर्पोरेशन है। लेकिन डिफेंस के अलावा भी एक रीजन और बहुत बड़ा है जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, वो है एनर्जी। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो वेस्टर्न कंट्री ने रशिया पर हैवी सैंक्शन लगाया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रशिया को अपने ऑयल डिस्काउंट पर बेचना पड़ा और इंडिया ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। इंडिया ने लार्ज क्वांटिटी में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही टाइम के लिए रशिया इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के ऑयल का 30 से 35% हिस्सा रशिया से आने लगा। इसका बेनिफिट क्या हुआ? चीपर लेवल पर ऑयल मिलना मतलब पेट्रोल के प्राइस का कंट्रोल रहना, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहना और इकोनॉमी का स्टेबिलिटी रहना। मतलब रशिया सिर्फ एक डिफेंस पार्टनर नहीं, इंडिया के साथ वो एक सिक्योरिटी पार्टनर भी बन चुका है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर तुम सोच रहे हो कि रशिया ही सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करता है तो कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इंडिया भी रशिया के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और यहीं से जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग हो जाती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स एक चेस गेम की तरह है, हर कंट्री अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। रशिया के लिए इंडिया एशिया में एक पावरफुल पार्टनर है और इंडिया के लिए रशिया एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसर है। एग्जाम्पल देखो, जब इंडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप के लिए बिड किया तो रशिया ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया। दोनों कंट्रीज मिलकर इंटरनेशनल ग्रुप में भी काम करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनका पर्पस सिंपल है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में वेस्टर्न डोमेन्स को बैलेंस करना। लेकिन एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कैसे? इसका जो आंसर है वो हिस्ट्री में छुपा है। चलिए बात करते हैं। इस स्टोरी की रियल बिगिनिंग होती है कोल्ड वार एरा से। 1960 से 70s में दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हुई थी। एक साइड पर यूनाइटेड स्टेट और उसके अलायंस, दूसरी साइड पर सोवियत यूनियन। उस वक्त पाकिस्तान काफी क्लोज था अमेरिका और चाइना के और इंडिया सोवियत यूनियन के क्लोज आने लगा। फिर आया 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही थी, बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे। इंडिया को मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ा, लेकिन उस टाइम सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई थी क्योंकि अमेरिका ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था।
इवन यूएस नेवी ने तो 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज दिया। ये इंडिया पर एक प्रेशर क्रिएट करने की अटेम्प्ट थी, लेकिन तब एक हिस्ट्री स्टेप हुआ। इंडिया और सोवियत यूनियन ने 1970 में ट्रीट ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन साइन किया। इस ट्रीट ने पावर बैलेंस चेंज कर दिया। यूएन के 7th फ्लीट भेजने पर रशिया ने ओपनली अपनी ओशियन आर्मी को इंडिया के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। उसके बाद यूएन को पीछे हटना पड़ा। यूनाइटेड नेशन में जब भी इंडिया के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आया है तो सोवियत यूनियन हमेशा मल्टीपल टाइम वेटो यूज करके इंडिया को प्रोटेक्ट करती नजर आई है। और यही वो मोमेंट था जब इंडिया और रशिया के रिलेशंस डीप स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट में कन्वर्ट हो गए। सच बताऊं, जियोपॉलिटिकल सिर्फ एक लीडर्स और डिप्लोमेट का सब्जेक्ट नहीं, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है जॉब्स, इकोनॉमी और पेट्रोल प्राइस और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी पर। जब हम न्यूज में वॉर्स, सैंक्शन और अलायंस देखते हैं तो उनके पीछे ऐसे ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स का रोल होता है। याद रखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। आज तो इंडिया और रशिया एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप निभा रहे हैं, लेकिन क्या ये रिलेशनशिप आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये डिपेंड करता है सिर्फ ग्लोबल पावर पर। अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना, क्या इंडिया और रशिया को अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए या इंडिया को वेस्ट की तरफ ज्यादा क्लोज होना चाहिए। और अगर तुम ऐसी डीप रिसर्च वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक अगली रिसर्च बेस्ड वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।